नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, हम अपनी हेल्थ को, स्वास्थ्य को सुंदर और सही रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम जिम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं और तमाम तरह की फिजिकल एक्सरसाइजेस हम करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ने, हमारी ऋषि मुनियों ने हमें सूत्र दिया है योग का। योग अपने आप में एक संपूर्ण जीवन शैली है। आज हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत योग जीवन में कितना आवश्यक है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में योग प्रशिक्षक सुभाष चंद्र केसरवानी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इसी के साथ में हमारे साथ में दो योग साधिकाएं राधा शर्मा जी और विनीता मिश्रा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत योग जीवन में कितना आवश्यक है इस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो हमारी जीवन शैली को योग किस रूप में प्रभावित करता है, इसका क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन उत्तराखंड का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को चुना। योग की महत्ता बताने के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 90% जितने भी समाज में हमारे रोग व्याधियाँ गुजर रही हैं, लोग दवाएं खा रहे हैं, योग में मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप सभी चीज़ें अपनाएं। जब मुश्किल हो जाता है, जो योगी लोग जब जंगल में हैं, जो जहाँ रह रहे हैं, वो तो खूब अपना सकते हैं, लेकिन आप उसका 10% या 5% अगर अपनाएंगे, आप समझिए 90% हमारे जीवन की बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, हमारे दवाइयाँ छूट सकती हैं। और इसके प्रमाण उपलब्ध हैं खूब। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्रमाण उपलब्ध हैं, आप खूब देख सकते हैं। योग हम सभी लोग भी, जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग जीवन में क्या चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन को एनालाइज करिए तो हम कभी ये नहीं चाहते हैं, ऐसे तो हम चाहते हैं सामान्य तौर पर कि भाई मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चले, ये सब ऐसे कहने की बातें हैं। लेकिन सही में देखें तो हम सभी लोग वास्तव में प्रसन्नता चाहते हैं। एक ऐसी प्रसन्नता कि कुछ भी घटना घटे मुझे कोई प्रभावित न करे, बाहर की दुनिया की कोई घटना हमें प्रभावित न करे। इसको योग की भाषा में अकारण प्रसन्नता की अवस्था या इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस कहते हैं जी। वास्तव में हम सभी लोग वो इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें प्रभावित न करे। दूसरा हम क्या चाहते हैं कि हमारे लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं वो स्मूथली चलता रहे, सब कुछ स्मूथ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, कंटिन्यूस एक प्रोसेस हो, सहज रूप से सब कुछ चलता रहे। और तीसरा हम सब लोग क्या चाहते हैं, मानसिक शांति जी। दिमाग हमारा एकदम शांत रहे, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, एक पीसफुल माइंड। जैसे मैं कहूँ कि देहरादून की पहाड़ियों में आके, घाटियों में आके, जैसे उत्तराखंड में लोगों को लगता है क्यों दुनिया उत्तराखंड की तरफ भाग रही है, कि यहाँ पे आके एक पीस आता है। तो योग इसलिए हमें करना चाहिए अगर हमें इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, पीस और हारमोनी, अगर ये तीन चीज़ अपने जीवन में चाहिए और लगातार चाहिए। ये नहीं कि हमने 10 मिनट के लिए योग किया उस समय नहीं, बल्कि हमेशा पैदा होने से लेकर मरने तक अगर जो कोई भी अगर ऐसी विद्या है जो आपको ये तीन चीज़ें देती है, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, पीस और हारमोनी, तो वह सिर्फ योग ही है। योग से ये सारी चीज़ें आती हैं। जी, योग से खुशी और शांति जीवन में निश्चित रूप से मिलती है। आज के समय में हम देखते हैं योग बहुत सहज हो गया है। कभी का ज़माना था योग ऋषि मुनियों तक ही सीमित था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एकदम सही बात है। योग को अगर योग शास्त्रों को आप पढ़ें तो ऐसा लिखा गया योग शास्त्रों में कई एक्सरसाइज जो योग अभ्यास हैं, कुछ जगहों पर ऐसा लिखा कुछ अब कि इसको तो सिर्फ योगी प्रैक्टिस करेगा, लोगों को नहीं बताएगा, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। लेकिन आज की डेट में इतना सहज इसलिए हो गया है, शायद मानव सभ्यता ने बहुत तरक्की की, हम तकनीकी का इस्तेमाल करना जान गए, हम चीज़ों को एनालाइज करना जान गए। पहले जब जिन चीज़ों को गुप्त रखा जाता तो कोई गलत उद्देश्य नहीं था ऋषि मुनियों का, उनका यह था कि ये सब कठिन प्रक्रियाएं हैं, सामान्य लोग इसको समझ नहीं सकते हैं, अगर इन्होंने अभ्यास किया तो फ़ायदे से ज़्यादा वो नुकसान कर लेंगे। लेकिन अब हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, हम एक एक चीज़ एनालाइज करके देख पा रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आ गई कि हम घर बैठे ही, कोई कितना भी दूर बैठा हो, हम ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप ऑनलाइन माध्यम थ्रू लोगों जुड़ सकते हैं। जो मैं कहूँ टेलीकॉम जो कि रिवोल्यूशन आए, टेलीकॉम रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ा चीज़ है कि योग इतना सहज हो गया है, इतनी अवेयरनेस आ गई। आपको पहले योग सीखने के लिए शायद कहीं आश्रम में जाना पड़ता था, जंगलों में जाना पड़ता था, ऋषि मुनि के पास जाके महीने महीने आप अपनी घर परिवार की एक्टिविटी छोड़ कर बैठते थे। आज ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, आप अगर 1 घंटे आप देना चाह रहे हैं तो सहज उपलब्ध है ये सारी चीज़ें, जो पहले हमें बहुत मेहनत करना पड़ता था।
टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ही सहजता से हमारे पास उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल। इसलिए मुझे लग रहा है कि योग को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, जो अब उनको घर बैठे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसलिए मेरा अपना एनालिसिस यही है कि शायद इसलिए योग बहुत सहज हो गया है और लोग इसको अपना भी रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, हर व्यक्ति ढूंढ रहा है कि कैसे मैं दवाओं से मुक्त हो जाऊँ। पहले शायद 100 में से 1-2 व्यक्ति दवाओं से मुक्त होता था योग के रास्ते। 99 लोग या 98% लोगों को पता ही नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। जी। अब इतने सारे टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की वजह से एक ने देखा, मेरे पड़ोसी ने ठीक किया, तो दूसरा भी आदमी शुरू हो जाता है। जी। तो मैं ये कहूँगा टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ने योग के फील्ड में एक नई रिवोल्यूशन लेकर आई। बिल्कुल, और डिजिटल माध्यमों के डिजिटल कारण। माध्यम, बिल्कुल, जो डिजिटाइजेशन ऑफ सोसाइटी हुआ, ये योग को एकदम सहज रूप में हमारे सामने ले आया है। और मैं भारत के सभी लोगों को बहुत ही बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि मैं तो योग प्रशिक्षक हूँ, मैं देश विदेश के भी लोगों को ट्रेन करता हूँ। मैं ये देखता हूँ भारत के लोग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से अपनाते हैं। जी। बाहर के लोग इतना हेजिटेट होते हैं कि हम कैसे करेंगे कठिन कठिन योगिक क्रियाएं, कि अगर हम ऐसा करेंगे वैसा होगा। लेकिन यहाँ के लोगों को उस विद्या पर इतना विश्वास है, या अपने यहाँ जो योग प्रशिक्षक हैं उसमें इतना विश्वास है, सहज रूप से अपना रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत में योग बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत तेज़ी से लोग अपना रहे हैं। तो इसके लिए भारत के सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि जिस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन को बाहर के लोग योग के फील्ड में नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, भारतीय समाज उसको अच्छे से अपना रहा है और अप्लाई कर पा रहा है। इस फील्ड में कहूँगा कि भारत एक अद्वितीय अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जो शायद बाकी लोग अभी सोच भी नहीं सकते। जी सर, योग से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है, ऊर्जावान हमारे शरीर होता है, ओजस्वी होता है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप कैसे करना चाहेंगे? क्या कुछ बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप कराना चाहेंगे? हाँ, कुछ बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ यह बताऊँ कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है कहाँ ब्लॉक होती है, क्यों हम ये काम नहीं कर पाते। मैं ये थोड़ा सा एक छोटे से उदाहरण से अगर आपको बताना चाहूँ, कभी आपने छोटे बच्चे को आपने देखा हो, छोटा बच्चा तो आधी रोटी एक रोटी खाता है, दिन भर चहलकदमी करता रहता है, घर में उछलता रहता है। उसकी एनर्जी देख के माता पिता जो 30 साल 35 साल के वही परेशान रहते हैं कि इसकी कैसे इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। वो बच्चा तो आधी रोटी खाता है, हम तो सही में देखा 4 रोटी 5 रोटी खा रहे, इतना चावल खा रहे हैं, हम उसके बराबर क्यों नहीं दौड़ पा रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप देखेंगे बच्चा क्यों इतना फ्री है, क्यों इतने छोटे कम खाने में कर पाता है। बच्चे के अंदर प्राण ऊर्जा उसकी फ्री है। हम अपनी प्राण ऊर्जा को लॉक किए बैठे हुए हैं, तो उस प्राण ऊर्जा को अनलॉक करें। अनलॉक क्यों की है? सांसारिक एक्टिविटी है। हम कभी बच्चा छोटा सा तो सब आप कभी छोटे बच्चे देखे तो बैठे बैठे वो अपने आसन करता रहता है, कभी पैर उठा लेगा, कभी हाथ उठा लेगा, वो करता रहता है। लेकिन हम शायद उससे दूर हो गए, जबकि किताबों में वो सारा ज्ञान है। और तो योग जब आप करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करने से वही प्राण शक्ति रिलीज होती है। तो जहाँ तक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की बात है तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। मैं आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइज, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, इवन जब योग व्यायाम करने के पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज की जाती हैं। मैं वो वार्म अप एक्सरसाइज विनीता जी दिखाएंगी, और आप यकीन मानिए कोई इसी एक्सरसाइज को ही जीवन में उतार, आप बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए। ये 10-15 जो एक्सरसाइज दिखा देंगी, इतना ही आपने अभ्यास किया, बहुत प्राण शक्ति जिसको कहते हैं अपने आप रिलीज हो जाएगी। जो आपकी अनलॉक, मतलब जो भी लॉक्ड एनर्जी है अनलॉक हो जाएगी। तो जो एक्सरसाइज दिखाने के लिए मैं विनीता जी सबसे पहले आप सबसे पहले दिखाएं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाएंगी। जो वार्म अप एक्सरसाइज है, 10 एक्सरसाइज का एक सेटअप है। फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसको बोलते हैं हैंड रेज, हैंड स्ट्रेंथ। हैंड रेज करेंगे, दोनों हाथों को साइड में ले जाते हैं, हाथों को इंटरलॉक करते हैं, इंटरलॉक करके स्ट्रेच करते हैं। बॉडी को जितना स्ट्रेच कर पाएँ, मतलब अपने पूरे जोर से स्ट्रेच करना चाहिए। और फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड, पंजों पर आगे आना। ये बहुत ही खास बात है, आपने पंजों पे पूरा बॉडी का वेट दे दिया और 5 स्टेप फॉरवर्ड आएंगे। 5 स्टेप फॉरवर्ड, ये बहुत ही सामान्य से 5 मिनट की एक्सरसाइज अगर हम लोग अपने जीवन में उतारें। बैक साइड में जब जाएंगे, एड़ियों के बल पे जाएंगे, हील पे, बैक ऑन हील 5 स्टेप्स। एक राउंड ऑन करेंगे, 5 स्टेप फॉरवर्ड ऑन टो, बैक ऑन हील। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज जिसको कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग, 90 डिग्री अपने पूरे पर्सनालिटी को एकदम सामने झुकाएंगे और एक तरफ हाथ को इंटरलॉक करके एक तरफ ले जाएंगे।
फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसको 3-4 बार अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ करेगा। 3-4 बार हमें रूटीन में करना चाहिए। फिर साइड वाइज थर्ड एक्सरसाइज है साइड वाइज स्ट्रेचिंग, बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। फुल बॉडी का आपका स्ट्रेच हो रहा है, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम सबको स्ट्रांग कर देगा। साइड वाइज में देखिए, हाथ को सीधा उठाया, कान के पास ले गए और दूसरी साइड में बेंड किया। फिर दूसरे हाथ को साइड चेंज, फिर एक बार और सिर्फ हाथ को उठा के कान के पास लगाया और दूसरी तरफ मोड़ा, एक बार 4, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है स्पॉट रनिंग उसको बोलते हैं। आप जहां खड़े हैं वहीं पर स्पॉट रनिंग 100 काउंट, बहुत ही स्लोली, वो पार्क वाली जो आप दौड़ लगाते हैं सड़कों पे वो नहीं, बहुत ही स्लोली योगिक रन होता है, बहुत ही स्मूथ रन। 100 काउंट आप स्मूथ, नॉर्मल 100 काउंट जस्ट 1 मिनट में हो जाता है। देखिए स्पॉट रनिंग, जहां आप खड़े हैं वहीं पे दौड़ लगाएंगे, बहुत हल्का सा, धीरे धीरे। 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100। जैसे विनीता जी ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, अच्छे से उनकी ट्रेनिंग है तो वो सब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, जब आप सामान्य लोग करते हैं, आप 20 से शुरू करिए, आप 10, लेकिन शुरू करिए 10 से शुरू करिए, 15 पे ले जाइए, 20 पे ले जाइए और ऐसे बढ़ाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है स्पॉट जॉगिंग बोलते हैं। जंपिंग, जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे पैर के पंजों पे हल्का हल्का जंप करेंगे। इसको सभी लोग, चाहे 5 साल का व्यक्ति हो और चाहे 105 का व्यक्ति हो, बहुत धीरे धीरे स्मूथली वहाँ पे जंप करना है, बहुत स्मूथली। देखें पंजे पे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100। रिलैक्स। इसके बाद की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं फ्रंट साइड में पैर को आगे की तरफ जाएगा, शरीर को हल्का सा पीछे की तरफ, कमर पे हाथ रख के हल्का सा पीछे की तरफ झुकाएंगे और पैरों को आगे की तरफ फेंकने की कोशिश करेंगे। इसको डेली 50 काउंट करें, लेकिन आप 5 से शुरू करके ले जाएं आप वहाँ तक, स्टेप बाय स्टेप। अभी विनीता जी करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज, कभी आप योग में जब भी आप देखेंगे, योग में हमेशा 2 तरह के एक्सरसाइज होते हैं। जो आप फ्रंट में करेंगे उसका अपोजिट भी करना है। तो योग कहते हैं योग इज हारमोनी। इसलिए जो जितना एक तरफ चले दूसरा पीछे की तरफ।
अब सेम एक्सरसाइज करेंगे। अब हेड जो हमारा ट्रंक हिस्सा है वो आगे की तरफ रहेगा और पैर का हिस्सा जो है पीछे की तरफ जाएगा। अभी हमारा ट्रंक का हिस्सा पीछे था और पैर आगे था। अब इसका उल्टा करेंगे, ट्रंक के हिस्से को आगे की तरफ झुकाएंगे और पैर पीछे की तरफ जाएगा। यही 50 काउंट। चलिए स्टार्ट करेंगे वनीता जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। रिलैक्स जी। इसके बाद के जो इसमें एक स्ट्रेचिंग एक्टिविटी है साइड वाइज है, उसको भी 50 काउंट की। जैसे मैं इन सभी को कह रहा हूँ आप 5-5 से शुरू करें, लेकिन शुरू जरूर करें। मैं यही सभी जो भी दर्शक हैं उनसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि आप शुरू करें, सिर्फ देख के रुके नहीं यहाँ से, तब आप इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, पीस और हार्मोनी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड वाइज। इन्हीं पैरों को साइड की तरफ खोलना। फीमेल के जितने डिजीज़ होते हैं इस एरिया के, जो मैं कहूँ कि जिसको कमर के नीचे के जितने भी डिजीज हैं सारे इसमें नॉर्मल होते हैं। करके दिखाएं वनीता जी साइड वाइज। 1 देखिए पैरों को खोलना है, सिंपल सी एक्टिविटी है, बहुत धीरे धीरे। जो अगर बुजुर्ग लोग हैं धीरे धीरे खोलिए, बस इतना ही। जो यंग लोग हैं आप उसको तेज़ी से भी कर सकते हैं पूरा दौड़ लगाते हुए, लेकिन नॉर्मल आप धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा है। इसको 50 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। रिलैक्स। इसके बाद की जो एक्टिविटी है, बुजुर्ग लोगों को आप बहुत सारा देखते होंगे कि उनके घुटने में समस्या हो जाती है, या जो यंग जो भी 40 के जो लोग हैं, जो 45 के लोग हैं, जो उस एज में पहुँचे धीरे धीरे उनके घुटने जाम होने लगते हैं। उसके लिए बहुत ही सेट एक्सरसाइज है। हाथ को आप सीधा सामने रखें और पैर के घुटने को उठा के जितना ऊपर ला सकते हैं। इसको भी 50 काउंट धीरे से करके दिखाएं वनीता जी। 1 2 3। जो ओल्ड एज के लोग हैं धीरे धीरे करें, जो जिनके यंग लोग हैं वो तेज़ी से भी कर सकते हैं, पूरा दौड़ लगा के भी कर सकते हैं, जितना जिसमें जो कंफर्टेबल हो। योग सबके लिए है। तो एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। रिलैक्स। इसके बाद के जैसे मैंने बोला कि हमेशा अपोजिट करना चाहिए। अभी नी हमारा ऊपर गया है, अब नी पीछे की तरफ जाएगा। हमेशा हार्मोनी तभी आएगा जब हम एक साथ दोनों तरफ चलेंगे। देखिए बैक साइड में जैसे दिखा रही हैं, पीछे हाथ को आपने ऐसे हाथ को बांध लेना है, इंटरलॉक करना है। अब पीछे से पैरों को जैसे भी आगे ले जा रहे थे, अब पीछे ले जाएंगे। हील को हिप पे टच करने की कोशिश करें। कोशिश करें आपका हील हिप तक टच कर जाए। जिसका नहीं करता है, जितना करता है वहाँ से शुरू करें। एक बार स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। रिलैक्स। ये जितनी एक्सरसाइज अभी आपने देखा, ये अधिक से अधिक 5 मिनट लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए 1 घंटे पार्क में दौड़ना इस 5 मिनट के एक्सरसाइज के बराबर। बिल्कुल, इतना ज्यादा एक्सर्शन होता है और शरीर भी ऊर्जावान। बिल्कुल, शरीर में एकदम प्राण शक्ति ऐसे अनलॉक हो जाती है। जो इधर उधर जमा हुआ है, इसको करने के बाद एक एक्सरसाइज है, इसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। इस समय जैसे आप देखेंगे ब्रीदिंग एक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है। जैसे ब्रीद को नॉर्मल करने के लिए पैरों को खोलेंगे, पैरों के बीच गैप बनाएंगे और हाथ को
हाथ को ऐसा खोलते हैं और इनहेल कर सांस ले लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। देखिए डीप ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। और जब ऊपर आएंगे सांस लेंगे, नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे। आपने 5 बार ऐसा कर लिया, जो भी थकावट आए तुरंत रिलीज, एकदम नॉर्मल स्टेज में। योग का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप योग अभ्यास शुरू करते हैं और जब आप योग अभ्यास एंड करते हैं, एंड में प्रसन्नता ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल आप जो पार्क में दौड़ लगाने या जिम वगैरह करते हैं, उसमें आप देखते हो जिम करके कोई प्रसन्न नहीं होता। जाते तो आप प्रसन्न, आते एकदम पसीने पसीने लगता है कितना करें, लेकिन योग में वो सारी चीज़ें नहीं आती। योग जिस प्रसन्नता से आपने शुरू किया, उससे ज़्यादा प्रसन्नता से एंड होता है। सर, जैसे कि आपने जिम की बात करी, बिल्कुल बात सही है कि आज बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, कई लोग डांस क्लासेस को भी ज्वाइन करते हैं, और मोटापे को लेकर के आज के ज़माने में हर व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार हो जाता है, और जिससे बहुत सारी ऐसी बहुत ही गंभीर बीमारियों के लोग शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ ऐसी योगिक एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें हम करके मोटापे से, मोटापे की बीमारी से हम बच सके, निजात पा सके? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पांडे जी ने उठाया, और यकीन मानिए कि इस समय हम लोग तो स्टडी करते रहते हैं। मैं अपनी स्टडी से ये बता रहा हूँ कि इस समय भारत जो है विश्व का डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है। जी, विश्व के सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट भारत में हैं। और मोटापे, इनएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग इतने मोटे होते जा रहे हैं कि न जाने कहाँ से ये रोग आ रहा है, हम कौन से बंधन में फंस रहे हैं, हम समझ नहीं सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा डिटेल में देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जब पहला तो जैसा सर ने बोला कि हमें क्या हमारी ऐसी कोई आसन वगैरह है, कोई एक्सरसाइज है जिससे हम इससे दूर हो, मतलब मोटापे जैसी समस्या से दूर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आहार के बारे में बताना चाहता हूँ। शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जो भी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ हैं, ये वास्तव में हमें आहार, अगर हम आहार सही करें। मैं थोड़ा सा आपको एक तैत्तिरीय उपनिषद का एक छोटा सा लाइन बताना चाह रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं आप देखिए पूरा ही साइंटिफिक तरीके से तुरंत ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप बस ध्यान से इस बात को समझिए। तैत्तिरीय उपनिषद क्या है? हमारा उपनिषद में एक ग्रंथ है तैत्तिरीय उपनिषद, बहुत सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में एक जगह लिखा गया, ह्यूमन पर्सनालिटी का मॉडल दिया गया। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, हर चीज़ का बहुत सारे मॉडल, ये एटम का मॉडल है, ये सिस्टम का मॉडल है, ये ऐसा ह्यूमन पर्सनालिटी का एक मॉडल दिया गया जिसको पंचकोश बोलते हैं। बहुत सारे मॉडल है, लेकिन पंचकोश पे ये सारी बातें फिट बैठती हैं। पंचकोश सिद्धांत में ह्यूमन बॉडी को बोला गया है अन्नमय कोश। ये जो पहली लेयर, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी पर्सनालिटी का सिर्फ पहला लेयर देख रहे हैं, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश जो मेरा ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्रीदिंग पैटर्न, और इसके अंदर जो मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं क्या सोच रहा हूँ ये आपको नहीं पता, लेकिन वो मेरी पर्सनालिटी है, उसको मनमय कोश बोलते हैं। उसके अंदर जो होता है विज्ञानमय कोश, जो मेरी बुद्धि है, जजमेंट जो कर रही, कभी देखे मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ, कौन इसको चला रहा है? तो बुद्धि हमारी बोलती देखो हाथ ऐसे करो, या इधर देखो उधर देखो। वो जजमेंटल फैकल्टी है, उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। और ये बुद्धि कहाँ से डेटा फिच करती है, सर्वर जिसको कहते हैं, वो आनंदमय कोश, जो हमारा मेमोरी है। ये पर्सनालिटी के 5 मतलब जो पंच कोश मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें मोटापा कहाँ से आता है, शुगर कहाँ से आता है, वो बताऊँ। ये 5 लेयर पर्सनालिटी के जिसके सिंक्रोनाइज्ड रहें, वो व्यक्ति उसी को डिवाइन कहते हैं। डिवाइन शब्द अगर कहिए, हर जगह डिवाइन हम लोग सुनते हैं। योग करने से दिव्यता आती है। दिव्यता मतलब क्या? दिव्यता मतलब कि 5 लेयर जिसको सिंक्रोनाइज हो। जिसको सिंक्रोनाइज नहीं होता, यही सारी बीमारियां जो आप जी ने नाम लिया। तो पंच कोशों का सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। तो हम जब योग करते हैं, योग में ये 5 चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं, तो रोग ऐसे ही भाग जाता है। और चूंकि मोटापा का जैसे आपने नाम लिया, तो 5 चूंकि लेयर बताए थे, अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश को सिंक्रोनाइज करना है, बाकी लेयर से क्या करेंगे, कुछ आसन बताए गए हैं। प्राणमय कोश को सिंक्रोनाइज करना है तो प्राणायाम करना है। आपको मनमय कोश को सिंक्रोनाइज करना है तो सेवा करनी चाहिए। आप देखते हैं लंगर में लोग जाते हैं, ऐसे थोड़े चले जा रहे हैं लंगर में या गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं। कोई देखिए कोई आपदा आती है तो लोग सेवा करने उतर पड़ते हैं, वो मनमय कोश की शुद्धि है, उससे हमारा ही फायदा है। हम दूसरे को सेवा करने में किसी को ऐसा नहीं कोई में एहसान कर रहे हैं, वास्तव में अपनी मनमय कोश की शुद्धि कर रहे होते हैं। तो ये योग की सारी चीज़ें जो है, जो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग बोला गया है, ये 4 मार्ग हमारे इसी 5 लेयर को सिंक्रोनाइज करने के लिए बोला गया। तो अन्नमय जो कोश है, जो कि मोटापे के जैसा आपने पूछा कि मोटापा के लिए कोई आसन है,
ये जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाई ये अपने आप में लाभदायक है, लेकिन मोटापे के लिए एक विशेष आसन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जो सभी लोग कर। ऐसे तो और भी कठिन आसन है कि जिसमें मैं कहूँगा कि बुजुर्ग लोग इसको न करें, इसको ये लोग या महिलाएं न करें, लेकिन एक ऐसा आसन है जो मुझे लगता है सब लोग कर सकते हैं। उस आसन का नाम है उष्ट्रासन। मोटापा जो है चूँकि पेट का जहाँ जहाँ हमारे फैट इकट्ठा हुआ है उसको हटाने के लिए है, तो मैं उष्ट्रासन विनीता जी से चाहूँगा कि उसको करके दिखाएं। फिर मैं आहार के बारे में उसके बाद बताता हूँ। बैठने का जो तरीका है, दोनों पैर को ऐसे खोल लेते हैं और एक पैर को पहले मोड़ते हैं। कोई एक पैर को मोड़ेंगे और जो हमारा घुटना है पूरा मुड़ जाएगा और दूसरे पैर को मोड़ के। इस दौरान अगर पीछे से देखें तो एक बार पीछे से विनीता जी आप दिखा दें, जो आपका हाँ पीछे से दिखाएं, जो हिप रीजन है दोनों पैर के पंजों के बीच वो रेस्ट करना चाहिए। इस जब पोजीशन बैठ गए इसको बोलते हैं वज्रासन। अगर पैर का देखिए दोनों हिप का रीजन है दोनों पैरों के बीच रेस्ट कर रहा है, ये वज्रासन है। वज्रासन में बैठने के बाद आप सामने से आ जाएं फ्रंट में। ये वज्रासन बैठने का तरीका है। हाँ पीछे सामने से आ जाए, फ्रंट में आ जाए। हाँ वज्रासन में आने के बाद अब पहले आप वज्रासन बैठ गए। वज्रासन बैठने के बाद फिर घुटनों पे ऊपर उठना है। घुटनों पे ऊपर उठ जाएंगे, एक हाथ को पीछे ले जाएंगे ऐसे और फिर दूसरे हाथ को पीछे, और बस इस आपने दोनों एड़ियों को पकड़ लिया और स्ट्रेच किया, स्टमक रीजन पे स्ट्रेच। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है बच्चे बूढ़े और जवान सभी लोग कर सकते हैं। अदरवाइज चक्रासन जैसे है बूढ़ों को, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं करना, लेकिन ये एक्सरसाइज सब लोग कर सकते हैं। पूरे फुल बॉडी आप देखिए कि हेड से लेकर टो तक हर हिस्से का स्ट्रेचिंग हो रहा है, चाहे हिप के एरिया पे मसल्स मतलब फैट जमा हो, चाहे पेट के एरिया का, सब एक साथ हो सकता है जी। तो ये तो मैं इसके बारे में अन्नमय कोश जैसे मैं बताया। अब मैं सात्विक एक आहार के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें खान पान कैसा सही करना चाहिए, क्यों हमें मोटापा या शुगर जैसी बीमारियाँ आ रही हैं। तो मैं बहुत ही लेमैन, जो साइंस के लोग, अगर आप लोग जो दर्शक साइंस बैकग्राउंड के हैं वो एसिड एल्कलाइन जानते होंगे क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। आप अपने घर में एक गिलास पानी में कोल्ड ड्रिंक रख लीजिए और एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक रख लीजिए और दूसरे में एक गिलास पानी लीजिए और उसमें वॉशिंग पाउडर घोल दीजिए। तो जो कोल्ड ड्रिंक है इसको एसिड कहते हैं और जो आपने वॉशिंग पाउडर घोल दिया इसको एल्कलाइन कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी जो है हमारा नेचर एल्कलाइन है, ह्यूमन बॉडी एल्कलाइन नेचर का है। हमें एल्कलाइन खाना खाना चाहिए, एल्कलाइन विचार लाने चाहिए, सब कुछ हमारी एक्टिविटी एल्कलाइन होनी चाहिए। लेकिन ये दुख की बात है कि हमें इस अज्ञानता में, हमें चूँकि किसी ने बताया नहीं कि हमें एल्कलाइन नेचर करना चाहिए, हम जो भी सामान्यतः जो भी लोग खाते हैं, जो फास्ट फूड, जंक फूड, उल्टा सीधा गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेवजह चिंता कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमारे शरीर में एसिड इंट्रोड्यूस होता है। तो हमारा है नेचर एल्कलाइन और हम सब कुछ ले रहे हैं एसिडिक, इसलिए हमारा ये अंदर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और फिर यहीं से सारे रोग आते हैं। आपने तो शुगर मोटापा के रोग का नाम लिया, मैं कहूँ कि जितने भी रोगों के आप नाम सोच सकते हैं आप सोचिए। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं माइग्रेन की बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा हूँ, मैं पाइल, जिन भी रोगों को आप सोच सकते हैं वह वास्तव में आपके शरीर में एसिड की उपलब्धि है। एसिड कहीं ना कहीं से आ गया जिसको हमें निकाल फेंकना है जी। अगर आप एसिड निकाल फेंके तो आप यकीन मानिए सारी बीमारियां हट जाएंगी। तो जैसे आप दूसरे ट्रीटमेंट सिस्टम में एलोपैथी कहूँ, होम्योपैथी कहूँ या आयुर्वेद में, वो लोग कहेंगे आपको कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, साइनस हो गया है, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो गया, इस्नोफीलिया हो गया, माइग्रेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन, पीसीओडी, दुनिया भर की जो बीमारियां हैं, योग में उसका एक ही नाम है ये मल, एसिड, अशुद्धि, जो भी कहिए, कहीं कहीं उसको एसिड बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं, कोई मल बोलता है, कोई इम्प्योरिटी बोलता है। तो अगर हमें सही में स्वास्थ्य लाभ लेना है तो हम ये देखें कि अपने व्यक्तित्व में कहाँ कहाँ हमने एसिड भर रखा है, उन्हीं एसिड को निकालिए। और एसिड को निकालने के लिए क्या तरीका है, योग में 4 तरह के स्टेजेस बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेज तो हम अपना आहार सही करना चाहिए। अगर आपने आहार सही कर लिया तो बहुत सारा एसिड ऐसे ही निकल जाएगा। फिर दूसरे स्टेज पे जो आता है इसके आहार के बाद, जैसे मान लें आहार तो वो है जो अंदर जा रहा है, उसको आपने सही कर लिया, लेकिन जो पहले से स्टोर्ड है उसको क्या करेंगे जी? उसको करने के लिए है शरीर शोधन क्रियाएं। शरीर शोधन क्रियाएं, मैं अगर शास्त्र की डिफिनीशन कहूँ तो हमारे शास्त्र में शरीर शोधन क्रियाओं को बोला गया है हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजी गई ऐसी विधियां हैं
जिनका अभ्यास करके व्यक्ति जीवन भर निरोगी रह सकता है। ये परिभाषा इतनी अच्छी परिभाषा, आप सोचिए कि अब बहुत ही साधारण क्रियाएं, बहुत ही सिंपल, जल नेति, नयन नेति, सूत नेति, दंड धौति, वस धौति, कपाल भाती, जल कपाल भाती, अग्निसार, ये सब जल बस्ती, इन सब क्रियाओं का नाम सबने सुना होगा आप सबने। मेरा ये निवेदन, इसको अभ्यास करें। यह सेकेंड लेवल का डिटॉक्सिफिकेशन है। फर्स्ट आहार से करना चाहिए, सेकेंड लेवल का करना चाहिए क्रियाओं से, थर्ड लेवल आता है थॉट प्रोसेस। अपने बुद्धि को सही करें, कौन सा चीज़ हमें सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। मान लीजिए किसी कोई नुकसान हो गया, कोई बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हो गया, अब इस समय क्या हमें चिंता करनी चाहिए? जी। अगर आप ये, क्योंकि लोगों को पता नहीं, हम भी चिंता करते रहते हैं, मैं भी बहुत करता था, लेकिन जब से योग में आए तो समझा ये मुझे करना ही नहीं। अगर किया तो सबसे पहले एसिड इंट्रोड्यूस होगा, तो बीमारी आएगी उससे। हमें जब क्रोध करते हैं, किसी के ऊपर ऐसे बेवजह चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, जब आपने किया तो एसिड आता है। तो विचार के लिए अगर हमें करना चाहिए तो विचार के लिए मैं जनरली स्ट्रेस देता हूँ लोगों को, एक बार अपने शास्त्रों को खोल कर देखिए। आप चाहे गीता वाले व्यक्ति हैं, चाहे कुरान पढ़ रहे हैं, बाइबिल पढ़, एक बार उन शास्त्रों में जाइए। उन शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई, हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर मेंटल लेवल। और इसके बाद जो आता है चौथे लेवल का डिटॉक्सिफिकेशन है संस्कार लेवल पे, जिसमें मेमोरी अपनी कैसे ठीक करें। उसके लिए कोई भी, जैसे मैं जनरली भगवत गीता, विवेक चूड़ामणि, 2 ग्रंथों की चर्चा करता हूँ। आप कोई भी चर्चा करें, उसमें मेरी कहिए एक्सपर्टीज़ है या मुझे वही मौका मिला सीखने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरे अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे वही मौका मिल पाया जीवन में सीखने का। तो जो मैं आपको, आपने सिर्फ शुगर मोटापा बोला, मैं कह रहा हूँ सारे रोगों को इन 4 स्टेप से फ्री कर सकते हैं। सर, आजकल हम देखते हैं, सामान्य रूप से जनरली देखा जाता है कि लोग वर्क फ्रॉम होम का ज़माना आ गया है, लोगों की सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियों से वो घिरते चले जा रहे हैं और ग्रसित भी हो रहे हैं। तो बैक पेन की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, तो इसके लिए क्या योगिक एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा, चूँकि बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न है। हम लगता है ये कोविड फेज से गुजरते गुजरते ये हमारे समाज की रियलिटी बन चुकी है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दिन भर चेयर बैठे रहना। तो इसके लिए जो बहुत सारी एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो वही मैं कर रहा हूँ, हर एज के लोग बड़े कर सकते हैं, उसका नाम है स्पाइनल ट्विस्टिंग। तो विनीता जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्पाइनल ट्विस्टिंग दिखाएं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज, सम स्थिति में खड़े हो जाए, एकदम सीधा खड़े हो गए, हाथ आपके साइड में, फिर दोनों हाथों को साइड में खोला, ऐसे जैसे खोलने के बाद देखिए बॉडी को सिर्फ टिल्ट करना, एक तरफ ले जाएं, फिर दूसरी तरफ। इसको स्पाइनल ट्विस्टिंग कहते हैं। पूरे आपके शोल्डर से लेके कमर तक की सारी एक्टिविटी हो जाती है। दिन में अगर आप इसको सुबह सुबह जब आप एक्सरसाइज अपना योग व्यायाम करते हैं, उसमें आप इसको ऐड करें, सिर्फ 10 राउंड करें। 10 राउंड में ही सब कुछ आपका, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसमें जो खास बात इसमें क्या अगर आप ध्यान दें तो जब वो हाथ घुमा रही हैं तो हाथों के बीच का एंगल नहीं चेंज हो रहा है, 180 डिग्री। ऐसे आप मानिए पीछे डंडा बंधा हुआ है पीछे, तब देखिए एकदम 180 डिग्री एंगल बनाए रखना है। एंगल अगर आपने इसको चेंज किया तो वो बेनिफिट नहीं आएगा। स्पाइनल ट्विस्ट करना है तो एंगल 180 डिग्री रखना पड़ेगा। ये सिंपल से एक्सरसाइज अगर आप करिए तो आप यकीन मानिए जो आप समस्या, जो आप पीठ दर्द या बता रहे हैं कमर दर्द, ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक खाने में जरूर मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक चूना अगर आप ले पाएँ जी। अच्छा, जो हम चूना सामान्यतः खाते हैं जी, चूना ऐसे ही तो हम लोग नॉर्मली जो सामान्य जीवन में पान में खाते हैं, लेकिन चूना इतना लाभदायक है, आप यकीन मानिए जो साल भर में कैल्शियम की दवाई, जो लोग हम नॉर्मली कैल्शियम दवाई आप देते हैं 100-200 रुपये लाते हैं, सप्ताह भर में खा लेते हैं। आप यकीन मानिए 2 रुपये का चूना लाइए, 5 साल आपको शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं आने वाली। कोई कैल्शियम की दवाई आपको नहीं खानी। चूना का एक प्रोसेस तरीका होता है, वो मैं तरीका जरूर बताना चाहूँगा कैसे खाना है जी। ये जिनको भी कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, जो भी लोग कैल्शियम की दवाइयाँ खाते हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं। आप 2 रुपये का चूना मार्केट से ले आइए, एक उसको मिट्टी के बर्तन में रखिए, पूरा नॉर्मली पॉलीथीन में आता है, उसको मिट्टी के बर्तन में रखिए और उसमें पानी से भर दीजिए। उस मिट्टी के बर्तन को पानी से भर दीजिए, 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगले 24 घंटे बाद पानी को गिराइए, फिर पानी को भरिए, फिर 24 घंटे बाद पानी गिराए। ऐसे 5 दिन लगातार करना है। 5 दिन जब आप करेंगे, 6वें दिन उसको अगर संभव है, उपलब्ध है तो दूध से भरिए, दूध से भरिए। 6वें दिन उसको भी गिरा दीजिए, दूध को भी गिरा दीजिए। फिर आप देखेंगे इस 5 दिन में ऊपर चूने के ऊपर एक गंदगी वाली लेयर, जितनी उसमें गंदगी है वो सब सरफेस पे आता है, उसको आप चम्मच से हटा दीजिए। अब जो चूना बचा वो खाने के लिए एकदम फिट है। उसका खाने का बहुत सारे तरीके हैं, एक मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊँ। जब आप सुबह उठें,
3 गिलास, जैसे नॉर्मल भी ये आहार में बताया जाता है, उठते ही 3 गिलास पानी पीना चाहिए, हल्का सा गुनगुना पानी। जब आप उठें थोड़ा सा चूना, गेहूं के दाने के बराबर या सरसों के दाने के बराबर चूना आप उस पानी मिलाइए और पी जाइए। इतना आपने किया तो आप यकीन मानिए कमर का दर्द और ये सब रहेगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक। बस चूना का इतना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा चूना खाने से पथरी की बीमारी आती है, तो हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में न हो जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ सरसों का दाना या गेहूं का दाना, उतना ध्यान रखें। 1 महीने लेने के बाद 1 महीने गए, फिर 1 महीने लीजिए, फिर गए, इतना ध्यान रखें तो आपने जो समस्या बताई तुरंत आराम मिलेगा। सर धन्यवाद। आजकल आप देखते हैं बढ़ती उम्र में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें घुटनों का दर्द जो है, काफ़ी ऐसी समस्या, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, नी ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें आ जाती हैं, ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं और बिस्तर तक सीमित रहते हैं। तो हम, क्योंकि आपने कहा कि आहार का बहुत बड़ा योगदान है योगिक क्रियाओं में भी, तो हम जानना चाहते हैं कौन कौन से वो योगिक क्रियाएं करें जैसे घुटनों का दर्द कम कर सकें, उस पीड़ा से वो निजात पा सकें, और पथ्य और कुपथ्य जो है आहार में, वो क्या सही खाना खाएं क्या ना खाएं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत जैसे आप बता रहे हैं घुटने की समस्या, घुटने की समस्या में जो लोग ग्रसित हैं उनको 2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं जी। पहला हिस्सा आप देखेंगे कि वह है जो लोग मोटे होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, उनमें घुटने की समस्या होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो मेरा ऐसे लोगों से ये निवेदन है, सबसे पहले आप अपना वजन कम करें। आप अपना जो भी आपके डॉक्टर से मिले और उनसे पूछिए या उसका कि मेरा वजन कितना होना चाहिए, या मैं आपको एक बहुत ही लेमैन थंब रूल फार्मूला बता रहा हूँ, जो आपकी हाइट सेंटीमीटर में है उसमें से आप 100 निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई 165 सेंटीमीटर का है, जैसे मेरी हाइट मैं 167 सेंटीमीटर का हूँ, तो उसमें 100 निकालिए, कितना बचा 67। अब आपका वजन 67 किलो मैक्सिमम होना चाहिए। कभी भी 67 किलो से अगर एक्सीड किया तो आप ओवरवेट हैं, और उससे 10 किलो कम कर लीजिए। यानी मैं अपना एग्जांपल बोलूँ तो यानी मेरा वजन 57 से 67 के बीच होना चाहिए। ये बहुत ही एक थंब रूल है, इससे आप जज कर पाएँ कि मेरा वजन कितना होना चाहिए। आप अपनी हाइट से अपना वजन देखिए और आप यकीन, मैं तो चूँकि योग में हूँ, प्रोफेशन में, मैं ये सब देखता रहता हूँ। जितने भी लोग सर आते हैं इसके लिए घुटने की समस्या के लिए, उसमें से 80% लोग ओवरवेट के होते हैं। बिल्कुल, अगर वो ओवर वजन ही अपना कम कर लीजिए, आपको दिक्कत ही नहीं है। वजन कम कैसे करना है वो मैं अलग बताता हूँ। तो वजन कम करने पे ध्यान, जो आपने पथ्य को पथ्य बोला, दूसरा प्रश्न वही है बिल्कुल कि वजन कैसे कम करें। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों के जिनका वजन नॉर्मल है, जिनका वजन नॉर्मल है लेकिन तब भी समस्या है, डॉक्टर ने बोल दिया घुटना चेंज करना है। ऐसे लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जो मैं अब बताने चल रहा हूँ, आप इन खान पान की चीज़ों को थोड़ा सा परिवर्तन करें, ठीक हो जाएगा। तो पहला चीज़ जैसे मैं कहूँ कि जैसे पथ्य कुपथ्य, इसका सामान्य, चूँकि सामान्य में बताऊँ, पथ्य मतलब जो हमें खाना चाहिए और कुपथ्य मतलब जो हमें नहीं खाना चाहिए। अब क्या नहीं खाना चाहिए मैं ये लाइन से आपको बताने चल रहा हूँ, या क्या खाना चाहिए ये बताऊँ तो सर क्या नहीं खाना है समझ जाएँ। एसिड एल्कलाइन मैंने पहले ही बताया, आप कोशिश करें कि एसिडिक खाना न खाएं और एल्कलाइन खाएं। एसिडिक खाने को ही कुपथ्य बोलते हैं और एल्कलाइन खाने को पथ्य बोलते हैं। अब एसिडिक खाना क्या होता है वो मैं आपको 2-4 चीज़ें बहुत डिटेल में आप जब कभी ऐसे किसी क्लास में जुड़ेंगे तो मैं बहुत डिटेल में सारी चर्चाएं करता हूं, जो कि यहाँ एक समय की मर्यादा भी है, तो मैं आपको सीमित बातों में कुछ बता रहा हूँ। पहला चीज़, हमें नमक हमें कौन सा खाना चाहिए। जब आप ये मार्केट से सफ़ेद नमक ले आते हैं, चाहे जिस भी सफ़ेद नमक जो ले आते हैं, ये वास्तव में आप अपने परिवार के लिए सफ़ेद जहर खरीद कर लाते हैं। मैं एक लाइन में जहर शब्द शायद यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में बैठ जाए कि मुझे ये नहीं खाना है। आप सेंधा नमक खाइए, जिसको व्रत का नमक, सैंधव लवण, लाहौरी नमक, हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, इस नाम से तमाम जगह लोग जानते हैं। जब आप ये नॉर्मल नमक खाते हैं, जो सफ़ेद नमक मार्केट है, इसमें सिर्फ एक मिनरल होता है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो अगर आप मुझसे कहें तो मैं तो सोडियम क्लोराइड को कहूँगा कि ये कुपथ्य वाली कैटेगरी में, क्योंकि इसमें सोडियम आपका शरीर इतना ज़्यादा बीपी बढ़ाता है, आपको पता ही नहीं। जैसे ही आप सेंधा नमक पे स्विच कर जाएं, आप यकीन मानिए कि जितने भी लोग बीपी वाले गुजर रहे हैं उसमें से 30% लोगों का बीपी ऐसे ठीक हो जाएगा, सिर्फ नमक चेंज करने से। सिर्फ ऐसे करके देखिए, 30% लोग का बीपी ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। आपने जब उस नॉर्मल नमक लिया, सिर्फ सोडियम क्लोराइड, और जब आपने सेंधा नमक लिया, उसमें 84 तरह के मिनरल्स होते हैं।
आप समझिए 84 तरह के मिनरल की रिक्वायरमेंट एक क्षण में पूरी हो जाती है। तो ये नमक के बारे में। दूसरा मैं कहूँ कि चीनी जो सफ़ेद चीनी है जो आप मार्केट से लाते हैं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, नहीं खाइए उसको, वो भी सफ़ेद जहर है। तो आपको चीनी के ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, गुड़ खाइए, मिश्री खाइए, शक्कर खाइए, मुलेठी खाइए, खजूर खाइए, खजूर के गुड़ खाइए, शहद खाइए। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं कहूँ कि गुड़ भी गन्ने से बनता है, धागे वाली मिश्री जैसे मैं कह रहा हूँ वो भी गन्ने से बनता है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुआ, अभी वो मशीनीकरण उसका नहीं हुआ है। चीनी तक बनने में बीच में उसमें एक केमिकल आता है, सल्फर इसमें इंट्रोड्यूस होता है। वो सल्फर से ही वही चीज़ नुकसानदायक, वही गन्ने का रस जब तक वो गुड़ तक पहुँचता है तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ वो सल्फर से ट्रीटमेंट शुरू हुआ वहीं से नुकसान शुरू हो जाता है। तो आप लोग, मेरा ये निवेदन है, चीनी जैसा कि प्रश्न पूछा गया, चीनी कुपथ्य है, जो सफ़ेद चीनी, पथ्य में ये सारी चीज़ें। तो नमक हो गया, ये हो गया, और पथ्य के ऊपर बताऊँ चाय, सात्विक चाय, जो आप लोग दूध चीनी चाय पत्ती वाली चाय पीते हैं, यह नहीं पीना चाहिए। और उसके बेनिफिट तो हम सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि यार चाय पीने से हमें एनर्जी मिल जाती है, थकावट दूर हो गई। उसके नुकसान आपको कोई नहीं बताता है। चाय पीने से हमारे शरीर में पहला चीज़ एसिडिक इन्वायरमेंट, अंदर एसिड क्रिएट हुआ तो रोग आया, जैसा मैंने एसिड एल्कलाइन बताया। दूसरा उसका नुकसान जो कहता है, चाय पीने से इंसोम्निया की बीमारी आती है, धीरे धीरे आपका नींद डिस्टर्ब होने लगता है, आपकी नींद में आराम करने की क्षमता कम हो जाती है। चाय पीने से हमारे शरीर में आयरन एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है। आप समझिए किसी मकान में लोहा निकाल लीजिए तो क्या होगा, मकान ढह जाएगा, और ये चाय हमारे शरीर के अंदर के लोहा को हटा देती है। ये सिंपल लेमन लैंग्वेज में शायद मैं बोल रहा हूँ, जो किसी मकान से सरिया निकाले तो क्या होगा, वही चीज़ होता है ये चाय। सर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि चाय अमूमन सभी लोग पीना चाहते हैं, तो इसके चाय के बजाय क्या लें, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जस बहुत अच्छा, जब आप ये, मैं कह रहा हूँ इसके पहले एक नुकसान और भी बचा हुआ है नुकसान बताने का, क्योंकि फायदे से नुकसान कोई नहीं बताता, इसलिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है मैं उसके नुकसान बताऊँ। चाय पीने से आपके शरीर में आयरन एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हुई। एक जो है ये आपके बॉडी में हैवी मेटल्स इंट्रोड्यूस करता है, हैवी मेटल्स की वजह से फ्री रेडिकल्स बॉडी में जनरेट होते हैं, और बहुत सारे रोग स्वतः ही चलकर चले जाते हैं। अब आपको चाय पीना है तो क्या पीना चाहिए वो मैं बताऊँ। चाय, अगर हमारे आप इतिहास पढ़ें चाय का, तो 1833 में ये भारत में चाय पहली बार आई। तो क्या 1833 के पहले क्या ऐसा कोई पेय नहीं था हमारे पास? पेय था, उन्हीं पेय को हमें दोबारा लेना है। वही पेय हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर क्लास में जहाँ भी मौका मिलता है मैं बोलता हूँ कि अधिक से अधिक लोग उसको पिएं। आप कितने तरह की चाय, मैं 10-20 तो नाम बता सकता हूँ। दालचीनी की, आप किचन में एक बार अपने चले जाएं, किचन में जितना भी चीज़ देख रहे हैं सबका चाय बनता है। जीरे की चाय, सौंफ की चाय, मेथी की चाय, हल्दी की चाय, धनिया की चाय, पुदीने की चाय, जितने भी आप नाम ले सकते हैं, आप सब चीज़ का चाय बनता है। जितने भी तरह आपके घर में पत्ते होंगे, आपने आम का पेड़ होगा, आम के पत्ते की चाय बनती है, अमरूद के पत्ते की चाय बनती है, और गुलाब की पंखुड़ियों की चाय बनती है, गुड़हल के फूल की चाय बनती है। गुड़हल के पत्तों, हम लोग जैसे गुलाब के फूल घर में लाते हैं तो यकीन मानिए कि वो गुलाब का फूल ईश्वर को चढ़ाने के बाद हम लोग पहले फेंक देते थे, लेकिन जब योग में सीखे अब उसकी हम चाय बना के पहले पीते हैं, फिर चाय बना के पी लिया, फेंकने की जरूरत ही नहीं। तो ये नेचर में जितना प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, इसी को आप चाय के रूप में लें। मैं एक चाय बनाने का तरीका बता दूं जिससे आप समझ जाएं कि कैसे चाय को बनानी। मैं दालचीनी की चाय बता रहा हूं, चूँकि आपका प्रश्न शुगर और मोटापा से लिंक है। जिन लोगों को भी शुगर की समस्या है, जिन लोगों को भी मोटापा की समस्या है, आप दालचीनी की चाय पीजिए, महीने भर में आपको विजिबल इफेक्ट दिखेंगे। शुगर रीडिंग आपकी ऐसे ही कम होना शुरू हो जाएगी, वजन ऐसे ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे दालचीनी बनाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप दालचीनी मार्केट से लाइए, जो भी मार्केट में उपलब्ध है, अलग अलग कैटेगरी के हैं, आप अपने मार्केट में देख लें, अलग अलग रेट्स हैं, जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप दालचीनी लाइए, उसको घर में लाइए, मिक्सी में पीस लीजिए, एकदम पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद जब आपको चाय पीने का मन करे, सामान्यतः मेरा अनुमान है कि एक व्यक्ति आधा गिलास चाय पीता है, जो एक कप में भी लेते हैं आधा गिलास होता है। आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच चाय मिलाइए, दालचीनी मिलाइए। अगर मान लीजिए घर में 4 लोगों की चाय बन रही तो 2 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच दालचीनी, अब मिला के उसको चाय की तरह खौलाइए। चाय की तरह आपने खौलाया, जब खौल गया फिर उसको छानिए जैसे आप चाय छानते हैं, और छानने के बाद फिर उसमें शहद मिलाइए।
और शहद मिला के पीजिए, यकीन मानिए वो दूध, चीनी, चाय पत्ती वाली चाय से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है जी। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ज़्यादा लाभकारी। दालचीनी की चाय हमारे शरीर में 32 तरह के रोगों को ठीक कर देती है जी। उसकी जो काउंटिंग है, जहाँ पे शास्त्रों में लिखा है 32 तरह के रोगों को ये ठीक करने की क्षमता लगती है। तो रोग लाती नहीं, रोग दूर करती है। जी जिस प्रक्रिया से मैंने दालचीनी की चाय बताया, ऐसे आप बाकी चाय भी बना सकते हैं। जी, बहुत अच्छे ढंग से सर आपने बताया। सर, जीवन में आहार का एक विशेष स्थान है और लोग आजकल अमूमन देखा जाता है कब्ज़ का शिकार ज़्यादा हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए किस तरह की यौगिक एक्सरसाइज भी बताएं या फिर क्या हमें इसमें करना चाहिए? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो समस्या, मैं इसके लिए 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहले तो शरीर शोधन क्रियाएं, जैसे मैंने बताया, जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम की जिनको समस्या होती है, इतना इसका महत्व है। मैं बताऊं कि मानव शरीर जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है और मृत्यु तक, जितने भी रोग आपके जीवन में आएंगे, जितने भी रोग, 95% रोग डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी से आते हैं। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे आप फोकस करें तो आप यकीन मानिए कि 95% उन रोगों से मुक्ति मिल जा सकती है। कभी आपको डॉक्टर के पास विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ क्रियाएं हैं, यौगिक क्रियाएं, मैं राधा जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर दिखाएं। ये एक क्रिया जैसे है दंड धौती क्रिया। दंड धौती क्रिया देखिए, यह क्रिया देखने में बहुत ही आपको कठिन लगेगी, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत ही सिंपल क्रिया है। जब हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो डॉक्टर लोग आपको इंडोस्कोपी कराते हैं, आपको बेहोश कर कराते हैं, मैं वही कर रहा हूँ, होश में वो काम करिए तो आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। यह क्रिया, जैसे आपको ये पाइप दिख रही है, अगर आप देखें तो ये 90 सेंटीमीटर लंबा पाइप है और इसको 1.5 लीटर पानी पीते हैं और ये पूरा पाइप जो आपको दिख रहा है ना, ये मुंह में चला जाता है। ऐसे करके पूरा पाइप मुंह में चला जाता है। और कैसे जाता है वो डिफरेंट क्लासेस में आप कभी एक्सपर्ट के पास जाइए। बहुत ही सिंपल क्रिया है, मुंह में जाने का एक टेक्निक है, कैसे मुंह में ले जाया जाता है जी। बहुत ही सिंपल तरीके से मुंह में पूरा पाइप चला जाता है और ये फिर वो जो पानी आपने पिया वो बाहर निकलता है। और जब वो पानी बाहर निकलता है तो जिसको आप कॉन्स्टिपेशन करें, जिस चीज़ की वजह से कॉन्स्टिपेशन अंदर है, वो तुरंत बाहर निकल आता है। इसी को मैं कहता हूँ शरीर शोधन। आपने बिना दवाओं के शरीर को शुद्ध कर दिया, तो जिसकी वजह से आप दवाएं खा रहे हैं वो चीज़ बाहर आ गया, ठीक हो जाता है। जो गैस वगैरह जो समस्या है वो ठीक हो जाता है। और ये तो क्रिया से रिलेटेड बात हुई। एक चीज़ मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, जिसको मैं नॉर्मल सामान्यतः मैं इसको सुपर फूड की तरह लोगों को बताता हूँ। जिनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या है, हरितकी एक चीज़ होता है, इसको हरड़ के नाम से भी, हर्रे के नाम से सब लोग जानते हैं अलग अलग जगह पे। हरितकी आप सभी लोग अपने जीवन में अपनाएं। हरितकी कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ। हरितकी आप बाहर से लाएं, उसको छोटी हरड़, बड़ी हरड़ के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। आप बड़ी हरड़ ले आएँ, उसको पीसिए, घर में मिक्सी में पीस लीजिए तो अच्छा, नहीं तो ऑनलाइन भी सब उपलब्ध है। ऑनलाइन मार्केट में हरितकी के नाम से सब उपलब्ध है। आप उसको लाएं, रात में सोते समय जब भी आप सोने जाएं और सोने के पहले आधे गिलास पानी में, वो नॉर्मल पानी हो सकता है, हल्का सा गुनगुना हो तो बेहतर है, आधा चम्मच आप वो मिलाइए हरितकी और चला लीजिए और सोने के ठीक 10 मिनट पहले उसको पी लीजिए। इतना आपने किया तो आप यकीन मानिए 10 दिन के अंदर आपकी से सारी समस्याएं जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं हैं, आराम मिलने लगेगा। चाहे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन, सब कुछ। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यह रामबाण है हरितकी, और हम सबके किचन में उपलब्ध है। ये किचन के में उपलब्ध है, बहुत ही सस्ती दवाई जी। सर, जो आँखों के लिए आजकल लोग स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं जो अपने सिस्टम को देखते हैं, स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चे और बल्कि हर उम्र के लोग, हर एज ग्रुप के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो आँखों के लिए हम चाहते हैं कि आप कुछ बताएं। जी, आँखों को लेकर आँख का आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे आँख, नाक और कान, ये तीनों अंदर से जुड़े हैं। बाहर से जो अलग अलग दिख रहा है, अंदर से तीनों एक होते हैं। तो आँखों को हेल्दी रखने के लिए योग में जो क्रियाएं हैं, एक क्रिया है जल नेति। जल नेति क्रिया, उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि आपने आँखों से रिलेटेड किया, लेकिन मैं जल नेति के बारे में एक बोलना चाहूँ। जल नेति क्रिया करने से श्वास नली के जितने भी रोग हैं, कान के जितने भी रोग हैं, आँख के जितने रोग हैं, सब भागते हैं। कैसे वो क्रिया करनी है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, ये जल नेति पॉट होता है। ये जल नेति पॉट है, इसमें आधे, जो पूरा 1 लोटा पानी, ये जो लोटा दिख रहा है जल नेति पॉट, ये आधे लीटर का है। आधे लीटर पानी में आधा चम्मच नमक मिला के पानी को गर्म किया जाता है।
पहले नमक को घोल लेना, गर्म करने के बाद एक नाक में लगाते हैं। प्रक्रिया मैं चूंकि दिखा पा रहा हूँ, आप इसको किसी गाइडेंस एक्सपर्ट के निगरानी में जरूर सीखें। यहाँ सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि शरीर को थोड़ा आगे झुकाते हैं, गर्दन को टिल्ट करते हैं और जो लोटा है, जो गाल का जो हिस्सा ऊपर है उसी तरफ नाक में लगाते हैं, और जब पानी रहता है तो दूसरे नाक से पानी अपने आप निकलता है। ये आधा लोटा एक तरफ से, आधा लोटा दूसरी तरफ से। यह जो क्रिया है हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये तो नाक में जा रहा है, आँख को कैसे प्रभावित करेगा जी। तो मैं यही कह रहा हूँ, आँख, नाक और कान तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। ये जल नेति क्रिया कान को भी लाभ करेगी, आँख को भी लाभ करेगी, नाक में तो डायरेक्ट जी। अब अगली क्रिया जो मैं चाहूँगा राधा जी दिखाएं, इसको नयन नेति क्रिया बोलते हैं, नेत्र नेति। आई वॉश कप के नाम से भी आई वॉश एक्टिविटी है। ऐसे सुबह उठ के हम रोज़ सुबह हाथ आँख से धुलते हैं, पानी से आँख मारते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है आँख उतनी साफ होती है? नहीं होती है। उसके लिए एक ये इंस्ट्रूमेंट बहुत आसानी से उपलब्ध है। ये नयन नेति पॉट इसको बोलते हैं, आई वॉश कप के नाम से ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है ऑनलाइन। इसको करते कैसे, मैं प्रक्रिया छोटा सा बताऊं। जिन लोगों को जैसे कि आपने बोला कि आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, अगर ऐसे बहुत सारे लोग मोबाइल फोन का आंखों पे स्ट्रेस हो रहा है, आप रात में त्रिफला पाउडर लीजिए, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के छोड़ दीजिए। सुबह आप देखेंगे कि वो त्रिफला स्टेब्लिश हो गया, नीचे बैठ जाता है। अब ऊपर का जो पानी है उसको इसी पॉट में लीजिए और इस पॉट को आँख में लगाइए। आँख में लगा के और पूरी तरह से आँख को डुबो दीजिए, यानी आपका आँख उसमें जब आँख अंदर डूब जाए तब आँख को खोलना बंद करना है। ऐसा करने से आप जो रोज़ सुबह आँख धुलते हैं उससे बहुत हाई क्वालिटी की आई वॉश होती है, और ऐसा करने से आपका आँख का जो भी स्ट्रेस है तुरंत रिलीज हो। आँख को वहाँ बाएं दाएं, ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे चाहते हैं घुमाएं। घुमाने के बाद 1 मिनट या 30 सेकंड 40 सेकंड की एक्टिविटी होती है। फिर उस पानी को गिरा दें। उस पानी को गिराने के बाद फिर वही दूसरा पानी लें, दूसरी आँख में लगाएं। यह सामान्य से दिखने वाली क्रिया आँख के हेल्थ को एकदम सही कर सकती है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं ऑफिस में, मेरा उन लोगों से निवेदन है कि आप इसको रखिए, दिन में 2 बार 3 बार करिए, तुरंत आँख के जो स्ट्रेस आता है वो रिलीज कर देगा। तो ये तो त्रिफला पाउडर, अगर जिनके त्रिफला न उपलब्ध हो तो आप इसको गुलाब जल से भी कर सकते हैं। गुलाब जल, इसमें 1 बूंद डालिए, पूरा गुलाब जल नहीं, पूरा पानी भरेंगे, 1 बूंद गुलाब जल। वो भी नहीं उपलब्ध है, सामान्य रूप से ठंडा पानी, इसको ठंडे पानी से करना। आँख की एक्टिविटी गर्म पानी से नहीं करना है। और इतना करने से आपका आँख चमक जाएगी, जिसको मैं कहता हूँ एक जो चमक आएगी, जो तमाम तरह के रोग आँखों वाले होते हैं वो नहीं आएंगे। चश्मे लग जाते हैं लोगों के, छोटे छोटे बच्चों को लग रहे हैं, इसके ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये क्रिया बहुत लाभ करेगी। इसके अलावा जो एक क्रिया है त्राटक क्रिया, त्राटक क्रिया में 1 टक 1 बिंदु पर देखना होता है। बहुत ही सिंपल, मतलब जब वो अभ्यास में, चूंकि यहाँ पे राधा जी दिखाएंगे तो इसमें दिखाने में कि एक पॉइंट को देखना है। एक पॉइंट को आप सामने एक डॉट बनाया और बिना पलक झपकाए से 1 मिनट तक देखते रहेंगे उसको। जब इसको अभ्यास से करके 10 मिनट 15 मिनट तक भी लोग ले जाते हैं बिना पलक झपकाए, उस दौरान आँख का जो मसाज होता है, जो एक्टिविटी होती है, या सोच नहीं सकते अभी जो लोग नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं तो बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन जो कर नहीं रहे हैं वो, इसलिए आप सभी लोग त्राटक क्रिया, नयन नेति और जल नेति, इन सबको अपनाएं। तो आँख का मैं बता पा रहा हूँ। सो योग द्वारा हम मानसिक तनाव से किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं? देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में आकर के सुसाइड जैसे कदम उठा देते हैं और जीवन के साथ में बहुत गलत कर बैठते हैं। तो ऐसे में योग कितना, इसमें योग हमारे लिए लाभकारी हो सकता है मानसिक तनाव, मेंटल पीस को प्राप्त करने के लिए? जी, स्ट्रेस डिप्रेशन आज के समाज की एक सच्चाई है। हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि जितने भी सामान्य लोग, इतनी सारी बाहर की एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं कि ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो स्ट्रेस हो गया, आप घर में घुसे, आपको टीवी देखना है और कोई सीरियल देख रहा है तो स्ट्रेस हो गया। ऐसे ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो स्ट्रेस से बचने का जो मैं तरीका बताऊं, आप योग में सूर्य नमस्कार एक एक्टिविटी है, सूर्य नमस्कार को अगर अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं, मेडिटेशन को अपनाएं, किसी एक चीज़ को पकड़े। आप सारा चीज़ करने बैठेंगे तो शायद नहीं कर पाएँ। किसी एक चीज़ की रेगुलरिटी बनाएं।
नियमित रूप से जो अभी वार्म अप एक्टिविटी अगर विनीता जी ने बताई, अगर आप इसी को ही शुरू कर दें, आप यकीन मानिए इसी से स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याएं चली जाएंगी। जो अभी राधा जी ने जल नीति दिखाया, जल नीति आप करें, रेगुलरिटी करें, रेगुलर एक अभ्यास बनाए, मुझे रेगुलरली आई वॉश या आई नेत्र नीति या जल नीति करना है। किसी भी एक पाथ पे आप डायरेक्ट चल पड़ें। मैं सेवा का रास्ता बताया, आप कुछ मत करिए, आप अपने एरिया मंदिर को ढूंढिए, आप अपने एरिया में गुरुद्वारे को जोड़िए, मस्जिद को जोड़िए, वहाँ पे जाके जस्ट 10 मिनट रोज सेवा में लगाएं। किसी भी एक चीज़ को पकड़ें, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या राजयोग, किसी भी एक चीज़ को पकड़ें, रेगुलरिटी। कर्म योग करना है तो आप सेवा वाला रास्ता पकड़ें, अगर भक्ति योग करना है तो कुछ मत करें, ऑफिस से आएँ, घर में छोटा मंदिर होगा, जो भी आप बैठिए, जस्ट बैठ के भगवान का ध्यान करिए। नहीं है तो आपको जो कोई गाना अच्छा लग रहा है उस दौरान आप अच्छे से गाना सुनिए। इतना ही आप करते हैं, इसी ये भक्ति योग का रास्ता, जब आप संगीत का रास्ते पे जाते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की मैं बताऊँ। ज्ञान योग अगर आपको करना है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं, जो आध्यात्मिक चर्चाएं, किसी ऐसे संस्थान से जुड़ जाएं जहां आध्यात्मिक चर्चाएं चलती, वो भी आपको फिट रखेगा। जी। और सर, निश्चित तो रूप से ये योग जो है वो जीवन शैली अपने आप में एक जीवन शैली है, श्रेष्ठ जीवन शैली है। आप यहाँ पर आए, आपने इन सारी बातों पर हमसे चर्चा की, उसके लिए आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे बीच में उपस्थित हुई योग साधिकाएं विनीता जी और राधा जी का। आज आपने अमूल्य समय दिया, योग पर चर्चा की, आपका धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो साथियों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने योग जीवन में कितना आवश्यक है विषय पर बातचीत की। हमें आशा है कि आपको इस कार्यक्रम से जरूर लाभ मिलेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।